नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। मैं आपको पहले दो तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। पहली तस्वीर बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल और दूसरी तस्वीर कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। अब एक सवाल है कि क्या बीजेपी जितना बड़ा और ताकतवर संगठन है, लगातार चुनाव जीतने के अभियान में जुटी रहती है, वैसा ही संगठन कांग्रेस हो पाएगी? आपका जवाब जो भी है फिलहाल उसको अपने मन में रखिए, क्योंकि अभी सवाल और हैं और उन सवालों के आगे उनका कारण भी है। इसलिए अभी तो बिना जवाब दिए बस मेरे साथ चलते रहिए। और अब आपको एक और तस्वीर में दिखाना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की। सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को रिप्लेस कर सकते हैं, यानी क्या राहुल कभी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, खास करके 2024 यानी अगले चुनाव में? यहां भी आपका अपना एक जवाब होगा, लेकिन अभी उसे अपने पास ही रखिए। कारण यह है कि मैं आपको एक चेहरा दिखाना चाहता हूं, एक व्यक्ति से मिलाना चाहता हूं, और वो व्यक्ति हैं प्रशांत किशोर, जो बीच में आपको नजर आ रहे हैं। इनको लोग पीके भी कहते हैं। प्रशांत किशोर ने बीजेपी और नरेंद्र मोदी के मुकाबले में कांग्रेस और राहुल गांधी को खड़ा करने और बड़ा करने का बीड़ा उठाया है। पिछले दिनों सोनिया गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस की एक कोर कमेटी या कोर टीम कहिए के सामने पीके ने लंबा चौड़ा प्रेजेंटेशन दिया और कई बार दिया। उनसे कांग्रेस आलाकमान काफी प्रभावित है और इसका कारण यही हो सकता है कि आने वाले दिनों में पीके ने कांग्रेस को चमकदार दिनों की उम्मीद बंधाई हो। यही कारण है कि उनके जल्द ही कांग्रेस में शामिल होने और चुनाव रणनीति के लिहाज से एक अहम पद दिए जाने की बात कही जा रही है। यह एक नया पद होगा जो कांग्रेस में बनाया जाएगा। अब सवाल यह है कि पीके ने कांग्रेस को ऐसा क्या समझाया कि पार्टी को उन पर भरोसा हुआ और उनका अपना रिकॉर्ड क्या कहता है। जो मुद्दा आज हमने उठाया है वह हिंदुस्तान की राजनीति में काफी दिलचस्प है, कई सवालों से भरा हुआ है, बहुत चुनौतीपूर्ण है और आपको यह भी बता दूं कि आपको आज बहुत मजा आएगा। शर्त यह है कि पूरे शो को आप खुले दिमाग और किसी भी पूर्वाग्रह से मुक्त होकर देखिए। यह समझा जाए कि एक आदमी ने लगातार कमजोर, बीमार होती जा रही पार्टी के लिए कौन सी संजीवनी ढूंढी है। प्रशांत किशोर आखिर कितने बड़े चुनाव रणनीतिकार हैं कि तमाम तरह की कमियों, खामियों, दुराव, टकराव, मतभेद, मनभेद, लीडरशिप, ओनरशिप का शिकार रही कांग्रेस को वह खड़ा करने का मंसूबा बांधे हुए हैं। उसको मैदान में फिर से एक बड़े योद्धा के रूप में तैयार करने का सपना देख रहे हैं। इंडिया न्यूज के पास प्रशांत किशोर का वह प्रेजेंटेशन है जिसे उन्होंने कांग्रेस आलाकमान को और उनके सिपहसालारों के सामने रखा। इसमें पीके ने कांग्रेस आज क्या है, किस हाल में है, कहां से कहां आ पहुंची है जैसी बातें आंकड़ों के जरिए बताई हैं। मैं कह रहा हूं कि बहुत दिलचस्प है, आज देखिए और बने रहिए। इसके बाद प्रशांत किशोर ने पार्टी के उद्धार के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए और किस तरह से कांग्रेस का सत्ता तक मिशन 2024 पूरा हो सकता है, इस बाबत प्रस्ताव रखा है। बारी बारी से हम इन दोनों हिस्सों से गुजरेंगे और फिर जो प्रस्ताव है उसका पोस्टमार्टम करेंगे और प्रस्ताव से पहले का जो प्रेजेंटेशन है कि कांग्रेस आज की हालत में कैसी है, क्यों है, उस पर भी नजर डालेंगे, उसको भी समझेंगे, ताकि यह जाना जा सके कि अभियान क्या है, अरमान क्या हैं और असलियत क्या है। मैं फिर कहता हूं, ऐसा करते समय एक व्यवहारिक नजरिया रखना जरूरी है ताकि कांग्रेस को लेकर देश को एक जाने माने चुनाव रणनीतिकार की संजीदगी और ईमानदार कोशिश को समझा जा सके। तो चलिए पहले यह देखते हैं कि देश की राजनीति, खास करके चुनावी और उसके आईने में कांग्रेस को प्रशांत किशोर ने कैसे देखा और दिखाया है। पीके का प्रेजेंटेशन महात्मा गांधी के इस वाक्य से शुरू होता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कभी मर नहीं सकती, यह सिर्फ राष्ट्र के साथ ही मर सकती है। यानी कांग्रेस एक विचार है जो भारत जैसे राष्ट्र की मूल चेतना या आत्मा है। यह बात महात्मा गांधी के इस कथन से उपजती है जिसे पीके ने कांग्रेस को फिर से खड़ा करने का
आधार माना है। हिंदुस्तान में जब 2024 के चुनाव होंगे तब उस समय देश की आबादी कुल 143 करोड़ होगी। इनमें से वोटर होंगे 104 करोड़ लोग। जो कुल परिवार हैं वो 32.5 करोड़ यानी कि 32.5 करोड़। और इस लिहाज से एक परिवार पर 3.2 व्यक्ति वोटर बनता है। मगर इस पूरे आंकड़े में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आगामी लोकसभा चुनाव में 13 करोड़ नौजवान ऐसे होंगे जो पहली बार वोट देंगे। प्रशांत किशोर का ये प्रेजेंटेशन इस आबादी तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया पर बहुत फोकस कर रहा है। कांग्रेसी नेताओं को बताया गया कि 2024 तक देश में 130 करोड़ मोबाइल यूजर्स होंगे। इंटरनेट यूजर्स की संख्या 93 करोड़ होगी और जो लोग फेसबुक पर एक्टिव होंगे उनकी तादाद 45 करोड़ के आसपास। अब जो ये कुल आबादी देश की है इसमें से 28.3 करोड़ लोग मिडिल क्लास यानी कि मध्यम वर्ग के हैं। जो शहरी गरीब हैं वो 13 करोड़ हैं और बहुत गरीब यानी कि रोजाना 160 रुपए ही कमा पाने वाले लोगों की तादाद 80 करोड़ है। ये स्थिति है देश में आर्थिक तौर पर समाज की। प्रशांत किशोर ने आगे समझाया कि कांग्रेस को 2019 में भी जो वोट मिला और जो सियासी ताकत उसके पास है उसके बूते बहुत मजबूत राजनीतिक दल को खड़ा करना कोई मुश्किल काम नहीं है। पीके का प्रेजेंटेशन कहता है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 11.9 यानी कि लगभग 12 करोड़ वोट मिले। कांग्रेस के कुल सांसदों की संख्या 90 है, जिनमें से 52 लोकसभा के और 38 राज्यसभा के हैं। देश भर में विधायकों की कुल संख्या 800 है। ये आंकड़ा एक उम्मीद तो देता है, मगर पार्टी जिस ऊंचाई से गिरकर आज जिस हालत में है उसको प्रशांत किशोर ने सोनिया गांधी और उनकी टीम के सामने रखा। उन्होंने बताया कि 1984 के लोकसभा चुनाव में 414 सीटें जीतने वाली कांग्रेस के पास 48% से ज्यादा वोट शेयर था। बीच के वर्षों में उसमें काफी उतार चढ़ाव होता रहा, गिरावट बहुत आई, मगर 2009 के लोकसभा चुनाव में 206 सीटों और 48.6% वोट शेयर के साथ कांग्रेस देश की सबसे ताकतवर पार्टी थी। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव से यानी कि मोदी के उदय से कांग्रेस का पतन बहुत तेजी से हुआ और 2019 के लोकसभा चुनाव में वो सिर्फ 52 सांसदों पर सिमट गई। वोट शेयर 19.5%। 2014 में तो इससे भी बुरा हाल था। सीटें 44 थी और वोट शेयर 19.3% था। पिछले 2 चुनाव में बीजेपी से जो कांग्रेस का मुकाबला था वो भी बहुत दयनीय नतीजों के साथ था। 2014 में 373 सीटें ऐसी थीं जिन पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों के उम्मीदवार थे। कांग्रेस सिर्फ 37 सीटें ही जीत सकी। 2019 में तो और बुरी स्थिति रही। 374 सीटों पर दोनों पार्टियां मुकाबले में थी, मगर कांग्रेस के हिस्से सिर्फ और सिर्फ 31 सीटें आईं। यानी कि बीजेपी के मुकाबले में कांग्रेस की लड़ने की ताकत या यूं कहिए कि पार्टी की साख और उसका जनाधार ध्वस्त होता जा रहा है। पीके का प्रेजेंटेशन यही समझाने की कोशिश कर रहा होगा। यहां से पीके ने वो बात शुरू की जो कांग्रेस की आज की लस्त पस्त हालत का कारण है। पहला पॉइंट वंशवाद का है, या यूं कहिए कि पार्टी की विरासत जो परिवार के कब्जे में रही। गांधी परिवार को ये बात कितनी पसंद आई होगी यह प्रशांत किशोर ही बेहतर बता सकते हैं, मगर आगे उन्होंने यह भी जोड़ा कि लोगों का कांग्रेस से मोह भंग हो चुका है। पार्टी ने अपनी विरासत की उपलब्धियों का फायदा भी नहीं उठाया, या यह भी कह सकते हैं कि उसको फायदा उठाने का तरीका मालूम नहीं है। इसी सिलसिले में अगला पॉइंट पीके ने अपने प्रेजेंटेशन में कांग्रेस के संगठनात्मक कमजोरी और लोगों से उसकी जो दूरी है उसके तौर पर रखा। कांग्रेस के नेताओं को यह बताया गया कि आजाद भारत में कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों ने बहुत काम किए, मगर जनता को बस इतना पता है कि कांग्रेस ने देश को लूटा और बर्बाद किया। परसेप्शन। पीके का प्रेजेंटेशन कहता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे प्रधानमंत्री को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। इस देश में जो मजबूत लोकतांत्रिक व्यवस्था और ढांचा है वह भी उन्हीं की देन है।
पंडित नेहरू देश के विकास के वैसे नायक थे जो वैज्ञानिक रुझान के थे, और उन्होंने ही IIT, IIM, एम्स, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसरो जैसी संस्थाओं की नींव रखी और भारत की तरक्की में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई। वो हिंदुस्तान के इकलौते ऐसे नेता थे जिनकी दुनिया में साख थी और सम्मान था। मगर कांग्रेस स्वतंत्र भारत के सबसे बड़े नायक की उपलब्धियों को लोगों के बीच बिठा नहीं पाई। ठीक इसी तरीके से इंदिरा गांधी की कामयाबियों को कांग्रेस खुद को मजबूत करने में इस्तेमाल नहीं कर सकी। मसलन बांग्लादेश को आजाद इंदिरा गांधी नहीं कराया। पाकिस्तान के 90,000 से ज्यादा सैनिक हिंदुस्तान के कब्जे में थे। वो एक ऐसी साहसिक प्रधानमंत्री थी जिन्होंने देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, यानी कि सरकार के नियंत्रण में बैंकों को लिया, और रजवाड़ों को जो पैसा जाता था, जिसको पीवी पर्स कहते हैं, आप शुक्राना समझ लीजिए कि रियासत को देश में शामिल करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और ये रहा आपका नजराना। इसको इंदिरा गांधी ने बंद कर दिया। 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया और 1971 के चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ लौटी। देश में गरीबी के खिलाफ सबसे बड़ा अभियान यहीं से शुरू हुआ था, गरीबी हटाओ। जब देश आजाद हुआ तो हर 3 में 2 व्यक्ति गरीब था, मगर आज की तारीख में 3 में से 1 व्यक्ति गरीब है। मैं सरकारी आंकड़ों की बात कर रहा हूं। और इंदिरा गांधी ने हरित क्रांति को रफ्तार दी। देश में अनाज की पैदावार बढ़ी, भुखमरी खत्म हुई और आवश्यकता से अधिक उत्पादन हुआ। आपको पता है कि लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्री बनने तक भारत अपने लोगों का पेट भरने के लिए अमेरिका से खैरात में अनाज लेता था, जिसको फूड फॉर पीस पॉलिसी के तहत माना जाता था। अगर देशी भाषा में समझें आप तो हम तुमको खाना देंगे, तुम हमारे इशारों पर काम करो या वह मत करो जो हम नहीं चाहते हैं। यह नीति थी। अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने तो वह भी बंद कर दिया। कारण यह था कि 1965 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को भरपूर पीटा। सेना लाहौर तक चली गई। कब्जा बहुत इलाकों पर पाकिस्तान के भारतीय सेना ने कर लिया। तो लिंडन जॉनसन ने कहा कि युद्ध रोको, वापस लौटो, वरना अनाज बंद कर दूंगा। तब भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे और उन्होंने कहा कि बंद कर दीजिए। हिंदुस्तान तो अपने जवानों और किसानों की आन बान शान से चलता है, चलेगा। 1965 में दशहरे के दिन दिल्ली के रामलीला मैदान में शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया, जो आज भी लगता है। लोगों से एक दिन व्रत रखने के लिए कहा और इसकी शुरुआत उन्होंने खुद से की। और खेती को मजबूत करने के लिए उसी शास्त्री ने एक आंदोलन की शुरुआत की जिसका नाम है हरित क्रांति। इस हरित क्रांति को रफ्तार इंदिरा गांधी ने दी। प्रशांत किशोर ने कहा कि इंदिरा गांधी की उपलब्धियों को भी कांग्रेस भुना नहीं सकी। इसी तरीके से राजीव गांधी और नरसिम्हा राव के कार्यकाल के दौरान की सफलताओं को लेकर पीके ने कांग्रेस नेताओं को समझाया। मुझे ये लगता है कि जितनी भी बातें अभी तक प्रेजेंटेशन में रही हैं, ऐसा क्या है जो कांग्रेस के नेता नहीं जानते होंगे। हाँ, ये हो सकता है कि इन सब के जरिए पार्टी का भला कैसे किया जाए और चुनाव जीतने की मशीन संगठन को कैसे बनाया जाए, इसका कोई मजबूत उपाय उनको समझ नहीं आ रहा होगा या उनके पास नहीं होगा। खैर, पीके का प्रेजेंटेशन कहता है कि राजीव गांधी देश में टेलीकॉम क्रांति लेकर आए। टेलीफोन अगर घर घर पहुंचा और एक दूसरे से संपर्क बढ़ा तो उसी क्रांति का नतीजा है। राजीव गांधी के जरिए ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस देश में आई। आज ये मोबाइल, सोशल मीडिया, कंप्यूटर सिस्टम जो दिख रहा है वो उसी टेक्नोलॉजी के बूते हैं। पंचायती राज की व्यवस्था भी राजीव गांधी के जरिए ही संभव हो सकी। और मतदान की उम्र सीमा जो पहले 21 साल थी वो 18 साल राजीव गांधी ने ही की। इसके बाद नरसिम्हा राव सरकार जो 1991 से 1996 तक रही, उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि आर्थिक उदारीकरण रही। दुनिया को भारत में आकर कंपनी खोलने, व्यापार करने और भारत को दुनिया के देशों में जाकर कारोबार करने से रोकने वाली जो व्यवस्था थी देश की, उसको नरसिम्हा राव ने खोला। दरवाजे खोले, खिड़कियां खोली। आज हिंदुस्तान एक मजबूत आर्थिक शक्ति है तो उसकी बुनियाद वही फैसला है। पंजाब जो आतंकवाद से जूझ रहा था, वहां शांति और लोकतांत्रिक व्यवस्था की बहाली नरसिम्हा राव की सरकार ने की। स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़े और उनकी सेहत ठीक रहे, इसके लिए मिड डे मील वाली जो पॉलिसी है वह भी नरसिम्हा राव की ही है। नरसिम्हा राव सरकार के दौरान भारत की विदेश नीति में कुछ शानदार अध्याय जुड़े जिसके बारे में जनता को बताना चाहिए कांग्रेस को।
पीके के मुताबिक कांग्रेस इन तमाम बातों को कभी अभियान के तौर पर उठा नहीं सकी और अपने वर्तमान पर रोती रही। उनका प्रेजेंटेशन तो ये भी कहता है कि मनमोहन सिंह सरकार के 10 साल हिंदुस्तान की आर्थिक तरक्की का दशक माने जाते हैं, लेकिन लोग तो नहीं जानते। यही नहीं, पब्लिक लोकतंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही, इन दोनों को भी उसी सरकार ने मजबूत किया। मसलन राइट टू इंफॉर्मेशन, जिसको आप आरटीआई कहते हैं, जिसके जरिए सरकारी सूचनाएं आप हासिल करते हैं, वह मामला हो, या 14 साल के बच्चों की शिक्षा को अनिवार्य करने का मामला हो, राइट टू एजुकेशन का, मनमोहन सिंह सरकार लेकर के ही आई। या फिर एफएसए है या टीआरए है, इन सभी को मनमोहन सरकार ने लागू किया। आज जो मनरेगा की योजना चलती है, जिसको गांव के लोगों की जीविका का बुनियाद माना जाता है, वह भी मनमोहन सरकार की देन है। यही नहीं, न्यूक्लियर डील जिस पर बहुत हाय तौबा उस वक्त हुआ था, लेकिन बाद में उसको देश के लिए बहुत फायदेमंद माना गया, वह उपलब्धि भी मनमोहन सिंह सरकार की रही। प्रशांत किशोर ने नेताओं के सामने, कांग्रेस के नेताओं के सामने इतना सारा जखीरा खोल करके रखा और ये बता रहे होंगे कि गोला बारूद, टोप, फाइटर जेट्स, ये सब कुछ रख लेने से कोई शक्तिशाली नहीं होता है, बल्कि उनके इस्तेमाल की समझ और सही समय का होना भी, और उस समय की समझ का होना भी जरूरी है। ये जितना कुछ प्रशांत किशोर ने अपने प्रेजेंटेशन में कांग्रेस को दिखाया, बताया, उसमें कांग्रेस की नाकामियों के कारण दर्ज है। मगर प्रशांत किशोर के प्रेजेंटेशन के इस हिस्से का भी पोस्टमार्टम जरूरी है, जो आज हम करेंगे, मगर उनके प्लान पार्ट 2 को देखने के बाद। और पार्ट 2 कहता है कि आज कांग्रेस अपने नए अवतार में कैसे आ सकती है। यहां से अब प्रस्ताव शुरू होता है प्रशांत किशोर का। कांग्रेस ने जिस चुनावी रणनीतिकार को अपने भविष्य की रूपरेखा तैयार करने के लिए चुना है, और जो व्यक्ति कांग्रेस के 2024 की रणनीति के लिए बैठा है, उस व्यक्ति यानी कि प्रशांत किशोर की बुनियादी 5 सलाहें हैं। नंबर 1, पार्टी का अध्यक्ष तय करें। नंबर 2, रणनीतिक तौर पर जरूरी साथी दलों के साथ गठजोड़ करें। नंबर 3, पार्टी जिन बुनियादी सिद्धांतों पर खड़ी है, उनको मजबूत करें। नंबर 4, जनाधार के नेता और जमीनी कार्यकर्ता तैयार करें। और नंबर 5, मीडिया के सहयोग और डिजिटल प्रोपेगेंडा के लिए जरूरी माहौल को तैयार करें। अब आप देख रहे हैं ना, यहां जितनी बातें हैं उन सबों पर बड़े सवाल हैं, और इनको जाने बगैर इस प्रेजेंटेशन की असलियत भी नहीं समझी जा सकती। लिहाजा हम लौटेंगे, मगर अभी ये देखते हैं कि वो कौन सा प्रस्ताव है जो कांग्रेस को कांग्रेस की काली रात से चमकीले दिनों में लेकर के जा सकता है। प्रेजेंटेशन में कांग्रेस की संगठनात्मक कमजोरी को दिखाया गया है और कहा गया है कि पिछले 25 साल में कोई सदस्यता अभियान नहीं चला। सीडब्ल्यूसी के 66 में से सिर्फ दो सदस्य ही 45 साल से कम उम्र के हैं। राज्यसभा के 34 में 17 सांसद तीसरी बार भेजे गए हैं। यही नहीं, एआईसीसी के 72% मेंबर, जिला और ब्लॉक प्रमुख परंपरागत कांग्रेसी परिवारों से हैं, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी वो चल रहे हैं, नया खून नहीं आ रहा है। लिहाजा इसको बदलना होगा। कांग्रेस के नए अवतार के लिए पार्टी के कमजोर जनाधार को भी ठीक करने का अपना प्लान पीके के पास है। उन्होंने बताया कि राजीव गांधी 1990 में भारत यात्रा पर निकले थे। उसके बाद से पार्टी की तरफ से लोगों के बीच पहुंचने और उन्हें अपने साथ जोड़ने की कोशिश हुई ही नहीं। अलबत्ता 2014 से, यानी कि मोदी के उदय से आज तक, कांग्रेस ने 24 घंटे लगातार चलने वाला जन आंदोलन भी खड़ा नहीं किया। जिलों में पार्टी का जो ढांचा है वो बहुत ही कमजोर और लचर है। फिर क्या किया जाए? यहां से अब आप देखेंगे कि कांग्रेस में चुस्ती फुर्ती आए और वो नए जोश, नई तैयारी के साथ मैदान में उतरे। इसके लिए प्रस्ताव क्या है? शीर्ष नेतृत्व को लेकर 2 विकल्प हैं। ये दोनों विकल्प अब आपके सामने हैं। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व कैसा होना चाहिए? पहला विकल्प ये है, जिसको कहते हैं कि यह पसंदीदा विकल्प है, कि कांग्रेस का जो चेयरपर्सन है वो कांग्रेस का कोई नेता हो, अध्यक्ष सोनिया गांधी रहें, इसमें एक कार्यकारी अध्यक्ष होना चाहिए। सोनिया गांधी के बाद एक कार्यकारी अध्यक्ष हो, जिसके पास जिम्मेदारियां क्या रहेंगी यह भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन संसदीय दल का जो नेता है, जो सदन में पार्टी का पक्ष रखेगा, वो राहुल गांधी हों,
और संगठन महासचिव संगठन के भीतर अलग अलग तरह की प्लेटफॉर्म्स को आपस में जोड़ने के लिए जो व्यक्ति हो वो प्रियंका गांधी हो। इसकी संभावना क्या है? मध्यम है, यानी कि चाहेंगे तो हो जाएगा, और असर क्या होगा? मध्यम होगा। जो दूसरा विकल्प है, वो दूसरा विकल्प ये कहता है कि सोनिया गांधी कांग्रेस की चेयरपर्सन रहें, लेकिन जो कांग्रेस का अध्यक्ष है वो गैर गांधी हो। ऐसे कार्यकारी अध्यक्ष या वाइस प्रेसिडेंट की कोई जरूरत नहीं होगी अगर कोई आदमी अध्यक्ष पद पर बैठ जाता है गैर कांग्रेसी, तो बाकी दोनों पोस्ट पहले की तरह ही रहेंगे, राहुल गांधी और प्रियंका के पास। इसमें बताया यह गया है कि जो पहला विकल्प है उसके होने की संभावना मॉडरेट है, जो मैंने आपको दिखाया ग्राफिक्स में, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यानी कि थोड़ा बहुत इधर उधर कर ले तो हो जाएगा, और इसका असर जो है वह भी मीडियम होगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा, विकल्प 1। लेकिन विकल्प 2 जो है वो कहते हैं कि इसके मुश्किल है। कांग्रेस के अध्यक्ष पद की कुर्सी गांधी परिवार से बाहर लेकर के जाया जाए, यह काम आसान नहीं है, लेकिन इसका असर बहुत अधिक होगा। अब जो चुनावी रणनीति है उसके लिहाज से सुझाव को देखते हैं। पीके की सलाह यह है कि 17 राज्यों में लोकसभा की 358 सीटों पर कांग्रेस खुद चुनाव लड़े। 5 राज्यों में 168 सीटों की पहचान उन्होंने की है, और वह ऐसी सीटें होंगी जिन पर कांग्रेस के रणनीतिक साझेदारी के तहत आने वाले दल लड़ेंगे। इन दलों में महाराष्ट्र में एनसीपी, आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस, झारखंड में जेएमएम, पश्चिम बंगाल में टीएमसी और तमिलनाडु में डीएमके को शामिल किया गया है। बाकी जो 17 सीटें हैं उन पर जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर के साथी दलों को उतारने की बात कही गई है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम प्रस्तावित किया गया है, जबकि नॉर्थ ईस्ट में जरूरत के हिसाब से गठबंधन की बात कही गई है। प्रशांत किशोर का मानना है कि इस रणनीति से कांग्रेस गठबंधन बहुमत में आ सकता है। मैं फिर कह रहा हूं कि इस पूरी रणनीति को परखने और इसका पोस्टमार्टम करने की जरूरत है, जो हम करेंगे बस थोड़ी देर में। पीके के प्रस्ताव में कांग्रेस को एक लोकतांत्रिक संगठन के तौर पर खड़ा करने के लिए कुछ नियम तय करने की बात कही गई। पहला, एक व्यक्ति के पास एक ही पोस्ट हो। दूसरा, समूचे संगठन को ऊपर से लेकर नीचे तक चुनाव के जरिए फिर से तैयार किया जाए। हर पोस्ट के लिए एक कार्यकाल तय किया जाए, और यह कांग्रेस अध्यक्ष का मामला है या सीडब्ल्यूसी सदस्यों का, सब पर लागू हो। जैसे बीजेपी का अध्यक्ष हर 3 साल पर चुना जाता है और बदल जाता है, मगर कांग्रेस में ऐसा नहीं है, होना चाहिए। अगली सलाह यह है कि संगठन के चुनाव टेक्नोलॉजी बेस्ड हो, ताकि धांधली ना हो पाए, और वंशवाद को रोकने के लिए एक परिवार एक टिकट की व्यवस्था की जाए। अगली सलाह यह है कि पार्टी में जो निर्णायक इकाइयां हों उनमें 50% तो चुनाव से आए, लेकिन 50% नॉमिनेटेड मेंबर्स हों, और ये नॉमिनेटेड मेंबर्स लोकसभा सांसद या विधायक हों। अगला सुझाव यह है कि पार्टी को आपराधिक और खराब छवि के लोगों से दूरी बनानी होगी। गंभीर अपराध के मामलों में फंसे लोगों को संगठन का पद नहीं दिया जाए। कांग्रेस एक पारदर्शी सिस्टम खड़ा करे। कामकाज, फैसलों, फंड और खर्च का सारा ब्यौरा पब्लिक डोमेन में रखा जाए। ऐसी पारदर्शिता जरूरी है। यह बात प्रशांत किशोर का प्रेजेंटेशन कहता है सलाह के तौर पर कांग्रेस को, ताकि 2024 में कांग्रेस की किस्मत बदले और वो सत्ता में आए। इसके अलावा प्रशांत किशोर कांग्रेस से ये कहते हैं कि सबसे जरूरी ये है कि 15,000 ग्रास रूट लीडर्स और 1 करोड़ सक्रिय कार्यकर्ता समूचे देश में पहचाने जाएं और उनको सिस्टम से जोड़ा जाए। वो ये महसूस कर रहे हैं कि देश इस दौर में है जहां सोशल मीडिया की इन्फ्लुएंस बड़ी होने लगी है, उसका असर बढ़ने लगा है। उस समय कांग्रेस के पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जो सत्ता से असहमत गैर राजनीतिक आवाजों को मोबिलाइज कर सके, उनकी साझा ताकत का असर पैदा कर सके। इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, यह प्रस्ताव है, और उस पर मजबूती से काम भी होना चाहिए। इसका एक ढांचा भी प्रशांत किशोर ने बनाया है। एक प्लेट सोशल मीडिया की ताकत के लिहाज से भी प्रेजेंटेशन में रखी गई, जिसमें राहुल गांधी की सोशल मीडिया की पूरी ताकत, प्रियंका गांधी की
और उसके मुकाबले में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की ताकत दिखाई गई। यह आंकड़ा कहता है कि किसी भी प्लेटफॉर्म पर नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के मुकाबले में कम से कम 10 गुना ज्यादा फॉलोअर्स के साथ हैं और कुछ प्लेटफॉर्म्स पर 20 गुना या उससे ज्यादा। यही स्थिति प्रियंका गांधी और अमित शाह के बीच की है। आंकड़े आपके सामने हैं और देख करके आपको अंदाजा लग जाएगा कि दोनों तरफ में फासला कितना। अब यहां से शुरू करते हैं प्रशांत किशोर के प्रेजेंटेशन के व्यवहारिक हिस्से को समझने और कांग्रेस को उस रास्ते से कितना फायदा होगा ये जानने की। पहले उस आंकड़े पर आते हैं जो देश में मतदाता की बात करता है। 13 करोड़ नौजवान पहली बार वोट देंगे। 2 साल के भीतर कांग्रेस कौन सा ऐसा कमाल कर जाएगी या राहुल गांधी प्रियंका गांधी में क्या ऐसा आ जाएगा कि उसका रुझान झुकाव कांग्रेस की तरफ हो जाएगा? सवाल है। नरेंद्र मोदी 12वीं के बच्चों के साथ राष्ट्रीय स्तर पर इंटरेक्शन करते हैं। इस उम्र वर्ग के बच्चों के लिए कई और प्लेटफॉर्म्स उन्होंने बना रखे हैं खुद से उनको जोड़ने के लिए, क्योंकि मोदी की रणनीति तैयार करने वालों को ये पता है कि यही 12वीं वाले 2024 के नए वोटर हैं। राहुल गांधी से आप क्या करवाएंगे? सवाल ये है। अब आते हैं उस आंकड़े पर जो आर्थिक तौर पर देश के लोगों की बात करता है। अत्यधिक गरीब यानी कि लाल कार्डधारी जो 80 करोड़ हैं इस प्रेजेंटेशन में, इन 80 करोड़ लोगों तक पहुंचने के लिए और अपने साथ जोड़ने के लिए आपके पास यानी कि प्रशांत किशोर आपके पास योजना क्या है? क्योंकि इस वर्ग तक नरेंद्र मोदी अपनी सरकार के जरिए पहुंच रहे हैं। मुफ्त का राशन, मकान, गरीब किसानों को साल के 6,000 रुपए जैसी कई योजनाएं हैं इसी वर्ग को जोड़े रखने और उसके अंदर जनाधार बढ़ाने के लिए। मोदी सरकार ये सब चला रही है। कांग्रेस सत्ता में नहीं है तो फिर इतनी बड़ी आबादी को अपने लिए वोट बैंक के तौर पर तैयार करना कितना आसान है और कैसे होगा? प्रशांत किशोर जी, आप और राहुल गांधी बैठकर इस पर चर्चा जरूर करें। कांग्रेस चुनाव कैसे लड़े और वो गठबंधन कैसे करे, प्रशांत किशोर की इस सलाह पर अब आते हैं। सलाह ये कि 70 से 75% सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी और रणनीतिक तौर पर जो गठबंधन है उसके साथी दल बाकी जगहों पर लड़ेंगे। आइए, उसमें कहीं भी उत्तर प्रदेश में साथी की बात नहीं है, बिहार में साथी की बात नहीं है, उड़ीसा में साथी की बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अकेले लड़ेगी, बिहार में अकेले, उड़ीसा में भी अकेले, यानी कि लगभग 140 से ज्यादा सीटों पर आप अकेले चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आपकी हैसियत क्या है? इस 140 में क्या आप 4 सीटें जीत पाएंगे? यह भी अपने आप में सवाल है और यह वाजिब है, इसको गैर वाजिब मत मानिएगा। उत्तर प्रदेश में आपके पास कौन सा चेहरा है? रीता बहुगुणा जोशी कभी कांग्रेस में थी, बीजेपी में चली गई। एक इलाके में जनाधार के साथ ठीक ठाक नेता आरपीएन सिंह थे, वो भी बीजेपी के पास हैं। यूपी में कांग्रेस की तरफ से ब्राह्मणों का चेहरा जितिन प्रसाद थे, आज की तारीख में योगी सरकार में मंत्री हैं। बिहार में आइए, बीजेपी का अपना संगठन है, नरेंद्र मोदी जैसा कद्दावर बड़ा चेहरा है। वहां राज्य में गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, सुशील मोदी, नंद किशोर यादव जैसे चेहरे भी हैं जिनका अपना अपना जातीय आधार है, वो वोट ला सकते हैं। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव जैसा तेज तर्रार नेता है जो सिर्फ अपने बूते ही आरजेडी को मजबूत हालत में रखे हुए है। चिराग पासवान भी अपना जनाधार रखते हैं राज्य में। लेकिन कांग्रेस का एक नेता बताइए जिसको बिहार के लोग जानते हैं। अगर कन्हैया कुमार पर आप दांव खेलना चाहते हैं तो आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि कन्हैया कुमार अपने बूते उस संगठन का क्या कर पाएंगे जिसके पास राज्य में न नेता हैं न जनता। उधर उड़ीसा, कभी वहां कांग्रेस ठीक ठाक थी, उसी की सरकारें चला करती थी। लेकिन 2020 में नवीन बाबू गए और वहां से स्थितियां बदलती चली गईं। 2 चुनावों से कांग्रेस की हालत पतली है, लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूं मैं। और 2019 का नतीजा कहता है कि प्रदेश की कुल 21 सीटों में से सिर्फ एक सीट कांग्रेस के हिस्से आई। कुछ सवाल और हैं। जिन दलों को रणनीतिक साथी मान रहे हैं वे चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें देंगे? डीएमके के साथ रिश्ता बहुत अच्छा करने पर काफी मेहनत की गई, लेकिन 2019 में राज्य की 39 लोकसभा सीटों में से स्टालिन ने सिर्फ 8 दिए, 23 पर खुद लड़े और बाकी दूसरे साथी दलों को दे दिया। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी साथ लड़ेंगी, यह खुद में एक सवाल है।
और अगर लड़ी भी तो वे प्रदेश की 42 लोकसभा सीटों में से स्टालिन जितना भी यानी कि 8 सीटें दे दें, यह उससे कहीं बड़ा सवाल है। ममता के साथ तो एक और संकट है और वो ये कि वे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार होंगी। पीके के रिश्ते ममता के साथ आज भी अच्छे हों यह मुमकिन है, लेकिन उनके मनमानेपन पर उनका असर हो यह संभव नहीं है। वे अपने जिद और मर्जी की नेता हैं। यह सवाल तो तेलंगाना के सीएम और टीआरएस नेता चंद्रशेखर राव के साथ भी आएगा, क्योंकि राष्ट्रीय राजनीति को लेकर उनकी भी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। प्रशांत किशोर ये कहते हैं कि कांग्रेस ने नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक अपने प्रधानमंत्रियों की उपलब्धियों का बखान नहीं किया और जनता वो सब नहीं जान पाए जिससे कांग्रेस को ताकत मिलती। मैंने माना प्रेजेंटेशन में प्रशांत किशोर ने दिखाया और उसको मैंने आपके सामने भी रखा कि जवाहरलाल नेहरू से लेकर के राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, नरसिम्हा राव, इन सभी प्रधानमंत्रियों ने कुछ बेहतरीन काम किए। सवाल ये है कि तमाम बातें कांग्रेस ने कही हैं कहीं ना कहीं। तरीका अलग हो सकता है, अभियान अलग हो सकता है, मगर जो विरोधी बीजेपी है, सवाल यहां है उसने उन कामयाबियों के मुकाबले में कांग्रेस से देश को जो नुकसान हुआ उसका ऐसा नैरेटिव पिछले 10 सालों में तैयार किया है जो तमाम तर्कों और दलीलों के बाद भी कमजोर पड़ता नहीं दिख रहा है। मसलन तुष्टीकरण। कांग्रेस ने शुरुआत से ही एक वर्ग विशेष को संतुष्ट करने के लिए, उसका वोट बनाने के लिए एक बहुसंख्यक आबादी को दरकिनार करके रखा। यह बात कही जाती है। 370 कश्मीर की जो स्थिति रही है आजादी से लेकर के 2019 5 अगस्त तक, वो जो हालात रहे देश के सामने, वो कांग्रेस की वजह से रहे। वंशवाद, एक ही वंश का, एक ही खानदान का पार्टी पे कब्जा हो और उसी तरह के कई परिवार इसी तरीके से लगातार पार्टी के भीतर चलते रहें, जैसे कि पूरी राजनीति और सत्ता कुछ परिवारों की विरासत हो गई हो, उनकी मिल्कियत हो गई हो। देश विरोधी राजनीति, ऐसे नेता कांग्रेस के जो देश के खिलाफ बयान देते हैं, ऐसा नैरेटिव बीजेपी तैयार करती है। भ्रष्टाचार, इस देश में जितना लूट हो, लोगों के पैसे जिस तरीके से खाए गए, डकारे गए, वो कांग्रेस के जरिए डकारे गए। लोगों के हितों की कीमत पर पूरे देश को लूटने के मामले, यह सब कुछ बीजेपी ने इस तरीके से उठाया कि कांग्रेस की कामयाबियां उसके आगे बौनी लगती हैं, जो नैरेटिव बीजेपी तैयार करती है कांग्रेस के लिए। बीजेपी के उस प्रचार तंत्र और लगातार कांग्रेस के कब्र खोदने की मुहिम का जवाब क्या है प्रशांत किशोर? काट क्या है? अब आते हैं संगठन के कुछ बुनियादी सवालों पर या उन प्रस्तावों पर जो आपने दिए हैं। प्रशांत किशोर की सलाह यह है कि एक कांग्रेस की कमान गैर कांग्रेसी के हाथ में हो। अगर सोनिया गांधी अध्यक्ष हैं तो कार्यकारी अध्यक्ष की भूमिका में कोई रहे जो गैर गांधी परिवार से हो। अगर वो यूपीए चेयरमैन है सोनिया गांधी, तो पार्टी का अध्यक्ष गैर गांधी परिवार का हो, यानी कि संगठन का असली कर्ता धर्ता गैर गांधी नेता हो, गांधी परिवार से बाहर का। अब आप ये बताइए कि समूचे कांग्रेस में आज की तारीख में ऐसा कौन सा नेता आपको दिख रहा है जिसको कमान दे दी जाए तो पार्टी का कायाकल्प हो जाए? क्योंकि राजनीति का दौर बदला हुआ है। सामने बीजेपी है, 24 घंटे चुनाव मोड में रहने वाली, लगातार काम करने वाली पार्टी, जूझने वाली। यहां भी वैसे ही लोग चाहिए जो उसी मोड में लगातार काम करें, उसी शिद्दत के साथ, उसी गहरी समझ और सूझबूझ के साथ। मुझे उम्मीद है कि प्रशांत किशोर के पास इस सवाल का भी कोई जवाब होगा और यह भी यकीन है कि नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस में कद्दावर और बुजुर्ग नेताओं का एक धड़ा है जिसको आप G23 कहते हैं। उनके पास कोई अपनी जमीन जनाधार नहीं है, लेकिन कांग्रेस की मिट्टी पलीद करने के लिए वे काफी हैं। वे गैर गांधी परिवार को स्वीकार कर लेंगे, कोई अध्यक्ष बन जाए तो पार्टी का, ये बड़ा मुश्किल है। और अगर उनके भीतर से किसी को आप कमान दे देंगे तो गांधी परिवार के जो सुपर सलार हैं, करीबी नेता हैं, वो उन लोगों को कबूल कर लेंगे, यह उससे कहीं ज्यादा मुश्किल बात है। प्रशांत किशोर अभी इन टकरावों से दो चार हुए नहीं हैं। घाघ और फितूरी नेता हैं कांग्रेस में बहुत। मेरे कहने का मतलब यह है कि गांधी परिवार के पास कांग्रेस रहती है तो आपको उसका भविष्य नजर नहीं आता है।
और गांधी परिवार के बाहर अगर कमान जाती है तो पार्टी के भीतर कोहराम मचेगा, जो अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा है। प्रशांत किशोर जी, अब आते हैं आपके प्रस्ताव के उस हिस्से पर जिसमें आप कहते हैं कि 1 फैमिली 1 टिकट। मान लिया, तो क्या इसका मतलब यह है कि सोनिया गांधी अगर चुनाव लड़ेंगी तो राहुल और प्रियंका नहीं लड़ेंगे, या राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे तो सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी नहीं लड़ेंगी, या फिर यह परिवार इस तरह के कुछ परिवारों के साथ अपवाद के तौर पर छोड़ दिया जाएगा? सिद्धांत एक ही होगा। सिद्धांत में अपवाद अपवाद अपवाद, तो फिर सिद्धांत खत्म हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है। आप तय कीजिए अपवाद है भी कि नहीं है। और कमलनाथ, अशोक गहलोत जैसे कई ऐसे नेता हैं जिनकी 2-2 पीढ़ियां कांग्रेस में हैं और कद्दावर नेता हैं। और अब जब इन दोनों का जिक्र आ गया है, अशोक गहलोत कमलनाथ का, तो प्रशांत किशोर को मैं यह बताना चाहूंगा, और ये जरूरी भी है कि इन दोनों नेताओं ने इनको लेकर क्या कहा है वे जानते भी होंगे। कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश में मैं किसी के भरोसे नहीं हूं। अभी प्रशांत किशोर का कुछ तय नहीं है, मैं तो जो दिल्ली में चल रहा है, पर ये अगर प्रशांत किशोर कांग्रेस से जुड़ेंगे तो केवल मध्य प्रदेश के लिए थोड़ी ना जुड़ेंगे, बाकी प्रदेश भी होंगे, और उनका बहुत अनुभव है, उनका जरूर लाभ होगा। पर हमारी तैयारी यहाँ है, हम किसी पर डिपेंड नहीं कर रहे कि प्रशांत किशोर आएगा नहीं आएगा। हम तो 6 महीने से लगे हैं, तैयारी हो रही है, और आज के दिन राजनीति बहुत स्थानीय है, ये आप समझ जाइए। कुल मिलाकर के वो ये कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर अगर पार्टी में आ भी जाते हैं और चुनाव तय करने के लिए उनको ये लगने लगे कि टिकट इसको देंगे उसको नहीं देंगे, या फिर संगठन में ये रहेगा वो नहीं रहेगा, यह सब कुछ अगर वो अपनी मर्जी से करना चाहते होंगे और यह ख्वाब देख रहे होंगे तो मैं चलने नहीं दूंगा, कम से कम मध्य प्रदेश में। अशोक गहलोत ने कहा कि प्रशांत किशोर जैसे चुनाव रणनीतिकार देश में बहुत है, बस उनका प्रचार ज्यादा हो गया है। प्रशांत किशोर जी का जहाँ तक सवाल है, वो एक ब्रांड बन गया देश के अंदर कि भाई 14 के अंदर पार्लियामेंट में वो मोदी जी के साथ थे, एनडी के साथ थे, फिर वो नीतीश के साथ गए, कभी वो पंजाब में गए, कांग्रेस के साथ गए। तो ये तो एक प्रोफेशनल काम है सबका अपने में। कई एजेंसी और भी है, उनसे भी संपर्क होते रहते हैं, परंतु क्योंकि प्रशांत किशोर का नाम, पीके का नाम बड़ा हो गया, इसलिए आप लोगों के लिए न्यूज़ है। हर व्यक्ति का अनुभव काम लेना चाहिए, विपक्ष को भी, बल्कि सत्ता वाली पार्टी भी काम लेती है अपने तरीके से। तो ये कोई बहुत ऐसा नहीं पहली बार ही हो रहा है। हम लोग भी लगातार जो ऐसी एजेंसियां हैं या जो ऐसे एक्सपर्ट हैं उनकी राय लेते रहते हैं। तो पीके का नाम बड़ा हो गया तो वो चर्चा में आ गया, बस इतना मैं मानता हूँ। वैसे पीके को इसका मतलब समझाने की जरूरत नहीं है, फिर भी ये बताना जरूरी है कि कांग्रेस के जो पुराने कद्दावर नेता हैं, सोनिया गांधी के करीबी माने जाते हैं, जिनके चलते कांग्रेस की नौजवान पीढ़ी हादसे पर रही, ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश में बीजेपी में चले गए, सचिन पायलट राजस्थान में अलग थलग रहते हैं, उनको लेकर के अंदेशा बना रहता है, सवालों में रहते हैं वो। ये सब करने वाले जो नेता हैं घाघ हैं, प्रशांत को भाव देने के मूड में नहीं दिख रहे। कुल मिलाकर कांग्रेस आलाकमान के साथ प्रशांत किशोर की जो लंबी चौड़ी बैठकें हुई और उनकी भारी भरकम टीम ने महीनों बैठकर जो मेहनत की, आंकड़े तैयार किए, प्रेजेंटेशन बनाया, मुझे खूबसूरत ख्वाब सा लगता है कांग्रेस के लिए ये सब। मगर असलियत में गालिब के उस शेर के बहुत करीब यह बात बैठती है कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। प्रशांत किशोर अभी तक उगते हुए सूरज के साथ चढ़ाई करते रहे, उन्हीं के साथ चले हैं, वो जीते हैं तो इनका नाम बढ़ा है, शोहरत बढ़ी है। वो चाहे नरेंद्र मोदी हो या नीतीश कुमार हो, आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी हो या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हो। लेकिन 2017 भी तो था। अखिलेश यादव, राहुल गांधी को प्रशांत किशोर साथ लेकर के विधानसभा चुनाव में आए, लेकिन दोनों मुंह के बल गिरे। यह भी है इनके रिकॉर्ड में। अब राहुल गांधी हैं आज की तारीख में जिनका जिम्मा प्रशांत किशोर ने संभाल रखा है, कांग्रेस को ताकतवर करने का, मजबूत करने का, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का, कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचाने का।
राहुल गांधी दरअसल ऐसे मैच की गेंद हैं जो मैच आधा हो चुका है, गेंद आधी खेली जा चुकी है, उसकी शाइन और सीम दोनों मध्यम पड़ चुके हैं, उससे बहुत कमाल नहीं हो सकता है। और आप उस गेंद के साथ सचिन तेंदुलकर और ब्रायन लारा जैसे बैट्समैन का स्टंप उखाड़ना चाहते हैं, मैं मोदी की तरफ इशारा कर रहा हूं, तो ये ख्याल में बस अच्छा है, इसके अलावा इसकी असलियत वैसी है नहीं, ना हो सकती है। मुझे लगता है यह बात प्रशांत किशोर भी जानते हैं, लेकिन एक वक्त है जब वो अपने आप को आजमाना चाहते हैं, क्योंकि दूर दूर तक चुनाव भी है नहीं, और इस आजमाइश में कांग्रेस के लिए कुछ करना चाहते हैं। कांग्रेस का अगर कुछ भी भला हो गया प्रशांत किशोर के जरिए, तो प्रशांत किशोर अपने आप को साबित कर जाएंगे, और अगर नहीं तो एक साथ दो लोगों के मैच आखिरी होंगे। और सत्य में आज इतना ही। मेरी मुलाकात आपसे अगले हफ्ते फिर होगी। सवाल कोई दूसरा होगा, मुद्दा कोई नया होगा। तब तक के लिए नमस्कार।